नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग बहुत ही सुखी और स्वस्थ होंगे। मित्रों, सावन के महीने में आप लोग खूब भोलेनाथ की सेवा करिएगा और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि हे भोलेनाथ, हमारी सभी दर्शकों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो मित्रों, हम जो आपके साथ में ज्योतिष पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग। दोस्तों, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी बनती है जो कुंडली में योगों को दर्शाती है और उससे शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में होती है। तो उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सदैव प्रसन्नता से भरपूर रहता है, आत्मविश्वास से भरा होता है और उसको जीवन में उन्नति की भी प्राप्ति होती है और खूब सारे धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। तो चंद्रमा मन का कारक कहा गया है, इसलिए हम चंद्रमा पर ही आज आपसे चर्चा करेंगे कि चंद्रमा से कौन कौन से योग बनते हैं और उनसे व्यक्ति को जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले मैंने ये लिखा है सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग, केंद्रम योग, गज केसरी योग, चंद्राद योग, अमला योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, लग्नाद योग, काल सर्प योग और सकट योग। तो मित्रों, मैंने ये 12 योग आपको लोगों को बताए हुए हैं। तो इसमें कहते हैं कि सुनफा योग, अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो ये सुनफा योग बनता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, यदि अगर सूर्य नहीं है, सूर्य के अतिरिक्त, कहते हैं सूर्य के अतिरिक्त यदि अगर कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा है तो ये सुनफा योग बनाता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो राजा से सम्मानित होता, धनाढ़ व्यक्ति होता है और अपनी स्व परिश्रम से, अपने स्वयं की मेहनत से धन का उपार्जन करता है और बहुत ही धनी और संपन्न परिवार में भी जन्म लेता है। तो ये कहते हैं चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर ग्रह है, कोई भी, केवल सूर्य नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह हो तो ये यहाँ पर सुनफा योग बन जाएगा। अब मित्रों कहते हैं दूसरा है अनफा योग। तो अनफा योग में कहते हैं चंद्रमा से द्वादश। तो चंद्रमा यहाँ पर है, जब लगन की गणना होती है तो इस तरह से होती है। तो चंद्रमा से अगर 12वें भाव में अगर कोई है तो उसको कहते हैं द्वादश भाव। तो चंद्रमा से यदि 12वें भाव में कोई ग्रह है, सूर्य नहीं है, अगर सूर्य के अतिरिक्त अगर चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह है तो वो अनफा योग बनाता है और उसमें भी व्यक्ति विदेशों से मैंने कार्य करके, विदेशों में कार्य करके अत्यधिक धन की प्राप्ति करता है और बहुत ही संपन्न व्यक्ति कहा गया है। इसके बाद में मित्रों कहते हैं कि दुर्धरा योग, नंबर 3 में आता है दुर्धरा योग। तो इसमें कहते हैं कि चंद्रमा अगर यहाँ पर है तो चंद्रमा से दूसरे और 12वें, चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त यदि कोई ग्रह बैठा है तो दुर्धरा योग का निर्माण होता है और इस योग में व्यक्ति अत्यधिक सुखी, संपन्न और अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, उसे धनी होता है, अनेक प्रकार के वाहन और नौकर चाकरों का उसको सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि अगर चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह है तो ये दुर्धरा योग बन जाता है। इसमें बहुत ही संपन्न और धनाढ़ व्यक्ति कहा गया है। इसके बाद में आता है केंद्रम योग। केंद्रम योग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि केंद्रम योग, अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, चंद्रमा से इधर और उधर अगर कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में 1 2 3 4 ये केंद्र बताए गए हैं। तो चंद्रमा से केंद्र में यदि कोई ग्रह नहीं है तो ये केंद्रीय योग बनता है। इसमें व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है, दुख उठाता है और आर्थिक समस्याओं का उसे सामना भी करना पड़ता है। तो मित्रों कहते हैं कि चंद्रमा को अकेला नहीं होना चाहिए, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो या चंद्रमा केंद्र में हो या चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो ये केंद्रीय योग भंग हो जाता है।
ये भी कहा गया है कि अगर चंद्रमा के साथ इधर उधर कोई ग्रह नहीं है और अगर चंद्रमा यहाँ केंद्र में बैठा है या यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है और इस पर अगर सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो ये केंद्र योग भंग हो जाता है। तो इसमें जो कहा गया है, और चंद्रमा लगन से केंद्र में स्थित हो या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो तो ये केंद्र योग भंग हो जाता है और इसी स्थिति में व्यक्ति को हर प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं, जीवन में उन्नति करता है। अब इसके बाद मित्रों आता है नंबर 5 में गज केसरी योग। तो गज केसरी योग कहते हैं कि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो। दोनों चीजें हैं कि अगर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो तो ये गज केसरी योग बनता है। इसमें व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य होता है और सुख संपत्ति की प्राप्ति करता है, कार्य कुशलता प्राप्त करता है और बोलने में उसकी वाक शक्ति बहुत अधिक होती है। वो बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होता है। जिसके व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बना है वो अधिक चपल और वाकवाणी उसकी बहुत ही अच्छी होती है और बोलने में बहुत ही चपल होता है और अधिक धन संपन्नता से युक्त होता है। तो नंबर 5 पे आ गया गज केसरी योग। तो आप लोग देखिएगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं और आपका कैसा जीवन चल रहा है। तो आप लोग कुंडली देखना सीखना शुरू कीजिए। इसके बाद आता है चंद्रादि योग। तो कहते हैं चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें में, जैसे चंद्रमा यहाँ लगन में बैठा है या केंद्र में बैठा है तो कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा से छठे भाव में, ये छठा हो गया, ये 8वां हो गया, ठीक है। तो छठे, 8वें और 7वें भाव में चंद्रमा से 6, 7 और 8 इन 3 भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह दृष्टि नहीं है तो ये लग्नादि योग बनता है। इसमें व्यक्ति राजा या मंत्री का पद प्राप्त करता है, राजा से सम्मानित होता है और जीवन में सुखों की प्राप्ति उसे होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो सरकार के साथ भी जुड़ा हुआ बताया गया है, जहाँ पर चंद्रादि योग बनता है। अब इसके बाद कहते हैं मित्रों कि चंद्रमा से दशम में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो बलवान है, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यहाँ से दशम भाव में अगर बुध शुक्र है और बलवान होकर के बैठे हैं तो वो ये अम्ला योग बनता है। इसमें भी व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार से अधिक सफलता प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही अच्छा योग बताया गया है। इसके बाद में मित्रों कहते हैं कि पर्वत योग। इसके बाद आता है नंबर 7 में पर्वत योग। तो पर्वत योग में कहते हैं कि लगन में शुभ ग्रह हो और लगन से केंद्र में भी सभी शुभ ग्रह बैठे हो, छठे 8वें भाव में कोई ग्रह स्थित न हो। लगन में शुभ ग्रह हो, लगन से केंद्र में शुभ ग्रह हो और छठे और 8वें भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है और लगन बलवान होकर, लग्नेश बलवान होकर अगर केंद्र में बैठा हुआ है तो ये पर्वत योग बन जाता है। पर्वत मतलब शिखर, बहुत ही व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, बहुत ही सफलता प्राप्त करता है, तो वो अच्छी अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति जाता है। स्पेस में लोग पहुंच रहे हैं तो इसी तरह के व्यक्ति जिनमें पर्वत योग बना हुआ है, अम्ला योग बना हुआ है या गजकेसरी योग बना हुआ है, तो ये सब योग ही व्यक्ति को अत्यधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों इसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मी योग। जैसे ये नाम से विदित है कि अगर लग्नेश, ये चंद्रमा तो कोई हमने दिखाया चंद्रमा से बताने के लिए, लेकिन अगर लग्नेश जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल यदि केंद्र में बैठा हो और ये 9वें भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठा हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम में हो, तो लग्नेश बली होकर केंद्र में स्थित हो और नवमेश बली होकर भी केंद्र में स्थित हो या दोनों में राशि परिवर्तन हो। जैसे यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पर शुक्र है, तो अगर इनमें राशि परिवर्तन है या लग्नेश का और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है तब भी ये लक्ष्मी योग बन जाता है। तो लक्ष्मी योग मतलब व्यक्ति के पास अत्यधिक धन आना,
लक्ष्मी सदैव उसके पास स्थिर रहती है। जहाँ पर लग्नेश और नवमेश भाग्येश अगर बलवान है और बलवान होकर केंद्र में स्थित है, उसको कोई पाप ग्रह नहीं देख रहे हैं, तो वह लक्ष्मी योग बन जाता है और उसमें व्यक्ति जीवन में अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है और उसे अपनी पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। इसके बाद मित्रों कहते हैं नंबर 10 में आता है लग्नाधिप योग। तो लग्नाधिपति योग में कहते हैं कि लगन से छठे 8वें भाव में या 7वें भाव में, लगन से छठे 7वें और 8वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है और अगर वहां पर कोई पाप ग्रह नहीं है या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये लग्नाधिपति योग बन जाता है। क्योंकि शुभ ग्रह जहां पर बैठते हैं, जहां पर देखते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं और उसकी दशा आने पर व्यक्ति को गोचर में अत्यधिक धन की प्राप्ति कराते हैं। तो ये लग्नाधिपति योग बताया गया है, इसमें लगन बली होना चाहिए। अब मित्रों कहते हैं इसके बाद में आता है नंबर 11 पर काल सर्प योग। तो काल सर्प योग में कहते हैं कि सभी ग्रह, जैसे यहाँ पर राहु है मित्रों, यहाँ पर राहु है और यहाँ पर केतु है, ठीक है, यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु है और ये यहाँ पर चंद्रमा अगर नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है और इसके बीच में राहु और केतु के मध्य में यदि सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये बन जाता है काल सर्प दोष जिसको कहते हैं। तो ये काल सर्प योग बन जाता है। राहु और केतु इन दोनों के मध्य में यदि सभी ग्रह आ जाते हैं और इधर अगर कोई ग्रह नहीं है तो ये काल सर्प दोष बन जाता है और इसे इस स्थिति में जन्मा व्यक्ति सदैव जीवन में संघर्ष करता रहता है और उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो काल सर्प योग जिस कुंडली में बना हुआ है तो उसको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए और सदैव शंकर जी पर जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और काल सर्प दोष की शांति भी करा लेनी चाहिए, जिससे उसको जीवन में हर कार्य में उन्नति की प्राप्त हो और वो सुखी जीवन जी सके। तो मित्रों राहु के मध्य में यदि सभी ग्रह आ जाते हैं तो ये काल सर्प योग हो जाता है। इसके बाद कहते हैं सकट योग। सकट योग मित्रों कहते हैं कि अगर चंद्रमा से छठे 8वें या 12वें भाव में यदि बृहस्पति है, केवल बृहस्पति के लिए कहा गया है कि छठे 12वें और छठे में अगर बृहस्पति है और 8वें में है तो ये सकट योग बन जाता है। इसमें व्यक्ति बहुत ही निर्धन होता है, दरिद्र कहा गया है और अनेक समय पर उसका रोग हो जाते हैं उसके जीवन में और अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। तो समस्या आर्थिक और पारिवारिक दोनों प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित रहता है। परंतु ये सकट योग जब भंग हो जाता है, जब चंद्रमा केंद्र में होता है, तब ये सकट योग भंग हो जाता है। और लगन से अष्टम में यदि बृहस्पति है तो ये व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, इसकी आयु लंबी होती है परंतु आर्थिक स्थितियों का उसे सामना करना पड़ता है। तो मित्रों ये अपनी अपनी कुंडली में देखिएगा और सर्च करिएगा और देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति हो रही है। तो आप ज्योतिष सीखिए और अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप ज्योतिष ज्ञान भक्ति को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति के चैनल को देखते रहिए और हमें मोटिवेट कीजिए। नमस्कार।